14 फरवरी 2019 कश्मीर की वादी में सर्दियों की ठंड अब भी कायम थी। आसमान हल्का धुंधला था, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सामान्य से थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा था। ये वही हाईवे है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, घाटी की जीवन रेखा। उस दिन दोपहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। करीब 78 वाहन, बसें, ट्रक और सुरक्षा गाड़ियां। इन वाहनों में 2000 से अधिक जवान सवार थे। पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम के कारण मूवमेंट रुका हुआ था, इसलिए कई यूनिट्स को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। कुछ जवान छुट्टियों से लौटे थे, किसी ने सुबह घर पर पत्नी से बात की थी, किसी ने बच्चे से वादा किया था कि अगली छुट्टी में खिलौना जरूर लाएगा। कुछ चुपचाप खिड़की से बाहर घाटी के पहाड़ों को देख रहे थे। वे अपने कर्तव्य पर थे और यही उनका जीवन था। दोपहर लगभग 3:15 काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था। सड़क के किनारे सामान्य गतिविधि थी, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर सब कुछ बदल गया। एक स्थानीय वाहन अचानक तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की हवा हिल गई। बस का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। धुएं और आग का गुबार आसमान की ओर उठ गया। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। देश स्तब्ध था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। वीडियो जारी हुआ, बयान जारी हुए, लेकिन इन सब के बीच 40 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। शाम तक पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका था। हर चैनल पर वही दृश्य, टूटे वाहन, सुरक्षा बलों की हलचल, आंखों में आंसू लिए परिजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमले के दोषियों को सजा मिलेगी और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है। लेकिन बयान से आगे बढ़कर अब रणनीति बनानी थी। नई दिल्ली में तत्काल उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हुईं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सब लगातार समीक्षा में जुटे थे। विकल्प सामने थे: एलओसी के पार सीमित कार्रवाई, आर्टिलरी प्रतिक्रिया, विशेष बलों की घुसपैठ या कुछ ऐसा जो पहले कभी ना किया गया हो। लेकिन हर विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा था। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश, कोई भी बड़ा कदम क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता था। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने हमले के नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश शुरू की। कम्युनिकेशन ट्रेल, फंडिंग चैनल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल, हर पहलू की जांच हुई। कुछ इनपुट बार बार एक जगह की ओर इशारा कर रहे थे: बालाकोट। ये स्थान नियंत्रण रेखा से काफी अंदर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का पहाड़ी इलाका था। भारत के अनुसार यहाँ एक प्रशिक्षण ढांचा सक्रिय था। यदि यहाँ कार्रवाई की जाती तो ये सिर्फ एलओसी के पार सीमित ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार एयर पावर का इस्तेमाल होता। ये 1971 के बाद पहली बार होता कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर कार्रवाई करे। निर्णय आसान नहीं था। ये सिर्फ मिलिट्री नहीं, राजनीतिक और कूटनीतिक भी था। वायुसेना के सामने संभावित प्लेटफॉर्म का चयन शुरू हुआ। अंततः चुना गया डसॉल्ट मिराज 2000। इन विमानों ने कारगिल के दौरान अपनी क्षमता साबित की थी। सटीक प्रहार, तेज निष्पादन और अपेक्षाकृत कम समय में मिशन पूरा करने की क्षमता। स्पाइस 2000 प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन का चयन किया गया, ऐसी प्रणाली जो सटीक लक्ष्य भेदन के लिए जानी जाती है। दिन गुजर रहे थे, देश में आक्रोश था, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक रूप से संयम बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक प्रयास भी जारी थे। फिर आई 26 फरवरी 2019 की रात। तड़के लगभग 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के कई विमान हवा में थे। उड़ान मार्ग सावधानी से चुना गया था। राडार कवरेज, मौसम, समय, हर पहलू का विश्लेषण किया गया था। कुछ ही मिनटों में लक्ष्य क्षेत्र के पास पहुंचकर प्रहार किए गए। भारत ने बाद में इसे गैर सैन्य प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, जिसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था, न कि नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों को। सुबह होते होते पूरी दुनिया में खबर फैल गई। भारत ने सीमा पार एयर पावर का इस्तेमाल किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी प्रयास किया। दोनों देशों के बीच हवाई गतिविधि तेज हो गई। भारतीय राडार सक्रिय थे। एयर डिफेंस नेटवर्क अलर्ट पर था। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग 21 बाइसन से उड़ान भरी।
हवाई मुठभेड़ के दौरान उनका विमान गिर गया और वे पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में उतरे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब स्थिति और संवेदनशील हो चुकी थी। सैन्य कार्रवाई के बाद एक पायलट दुश्मन देश की हिरासत में था। नई दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही थीं। संदेश स्पष्ट था, पायलट की सुरक्षित और बिना किसी शर्त के वापसी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया। अमेरिका, खाड़ी देश और अन्य शक्तियां सक्रिय हुईं। 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर पर शाम के समय विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौटे। उनकी शांति, संयम और पेशेवर आचरण ने पूरे देश को प्रभावित किया। पुलवामा से लेकर बालाकोट और उसके बाद की घटनाएं केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक सामरिक संकेत था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को नए तरीके से लागू कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहसें हुईं, सैटेलाइट इमेजेस पर चर्चा हुई, राजनीतिक बयान आए, विश्लेषकों ने सामरिक परिवर्तन पर लेख लिखे। दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका था। इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे राष्ट्र की सोच, उसकी रणनीति और उसकी दिशा को बदलती हैं। और उस फरवरी की ठंडी रातों में लिया गया ये निर्णय आने वाले वर्षों की सुरक्षा नीति की दिशा तय कर गया। क्योंकि जब 40 तिरंगे एक साथ लहराते हैं तो राष्ट्र केवल शोक नहीं मनाता, वे स्मृति को संकल्प में बदलता है। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा परिणाम था। जहां एक दर्दनाक हमला एक व्यापक सामरिक परिवर्तन का कारण बना, और ये अध्याय अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। लेकिन उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, ये इतिहास नहीं, जीवन भर की सच्चाई है। और शायद इसी सच्चाई ने उस समय पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। एक राष्ट्र, एक आक्रोश, एक जवाब और एक नया सुरक्षा सिद्धांत। कहानी यही ठहरती नहीं, लेकिन इस अध्याय का निष्कर्ष स्पष्ट है। आतंक की हर गूंज का दिन उत्तर मिलता है, और जब उत्तर मिलता है तो वे केवल सीमाओं पर नहीं, रणनीतियों में भी दिखाई देता है।